हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्लासेस में इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसका डिक्लाइन देखा था लास्ट में, और बहुत सारे हिस्टोरियंस के व्यू बताए थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ। और आज हम पढ़ेंगे वैदिक एरा या वैदिक पीरियड, वैदिक संस्कृति। आप इसे जिस भी लैंग्वेज में बोले, आपके लिए जो अच्छा हो वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम वैदिक कल्चर पढ़ते हैं। वैदिक पीरियड दो पार्ट में डिवाइडेड है। इसका टाइम पीरियड 1500 BCE टू 600 BCE तक है। फिर से आपको ये लग रहा होगा कि ये पीछे क्यों जा रहा है। आप मेरी फर्स्ट क्लास में जाके देखिएगा कि टाइम पीरियड इतना पीछे क्यों जा रहा है। मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया है कि ये टाइम पीरियड पीछे क्यों जा रहा है, या ये डेट्स इतनी उल्टी फुल्टी सी क्यों है ना। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, ऋग वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड को 1500 से 1000 BC माना है और पोस्ट वैदिक पीरियड को 1000 से 600 BC माना है। तो दो पार्ट में डिवाइडेड किया है। मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन में एक हिस्टोरियन ने रीजन बताया था। क्या रीजन बताया था? कि आर्यंस का इन्वेजन हुआ था, आर्यंस आए थे। तो शायद ये बोला गया है कि वैदिक कल्चर को आर्यन का पीरियड भी बोला गया है, कि आर्य आए थे। तो ये बात तो हुई हमारे वैदिक कल्चर की, कि हमारे वैदिक एरा आया है, पोस्ट वैदिक एरा आया है। पर ये हमें पता कैसे लगेगा कि वैदिक पीरियड है? कुछ तो मिला होगा। इससे पहले कोई लैंग्वेज का नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट थी। पिक्टोग्राफिकल मतलब अल्फाबेट्स नहीं थे, पिक्चर्स बने हुए थे, सिंबल्स थे। इसी तरीके से वैदिक पीरियड में कैसे पता लगा? इस टाइम पे लिखा जाना स्टार्ट हो गया। और इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, तो आज की क्लासेस में हम क्या देखेंगे? आज की क्लास में सिर्फ हम सोर्सेस देखेंगे कि वैदिक पीरियड का पता क्या लगता है, सोसाइटी क्या थी, क्या क्या चीज़ें आई, और इसमें हम बहुत मज़े के साथ पढ़ेंगे। आप बिल्कुल लोड मत लीजिए। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि अब इसके सोर्सेस क्या है। सोर्सेज मतलब इसके इंफॉर्मेशन के सोर्सेज क्या है, हमें कैसे पता लगता है वैदिक पीरियड का। सबसे पहले ये है कि वैदिक पीरियड का सोर्सेज पीरियड का सबसे पहले हमें ये पता लगता है कि वैदिक लिटरेचर्स आने लग गई। अब हम पढ़ना स्टार्ट करने लग गए, तो वैदिक लिटरेचर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज ये आई, वैदिक लिटरेचर्स। वैदिक लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेचर का पार्ट क्या आया है? संहिता आया है, संहिता आया है। संहिता आया, एक बार आप देख लीजिए। मैं हिंदी में भी लिख देती हूं आपके लिए, संहिता। ठीक है, वैदिक लिटरेचर में संहिता आया है। संहिता को क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ वैदिक मंत्रास। संहिता क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वैदिक मंत्रास। मतलब जो वेदों का कलेक्शन किया गया है, जहाँ वेद की बातें की गई हैं, इनके जो मंत्र हैं ना, उनको एक साथ कंपाइल किया गया है, उसे संहिता बोला गया है। ये पहली चीज है वैदिक लिटरेचर की। सेकंड, एक बार आप फिर से देख लिए, संहिता हमें पता होना चाहिए कि कलेक्शन ऑफ वैदिक मंत्रास को क्या बोलते हैं। फिर आए ब्राह्मण। ठीक है, फिर आए थे ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण के बाद में क्या आया है? संहिता आ गई। संहिता को क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ वैदिक मंत्रास। फिर ब्राह्मण्स आए, ब्राह्मण्स के बाद में अरण्यक आए। अरण्यक के बाद में क्या आएगा? ब्राह्मण्स के बाद अरण्यक, अरण्यक के बाद में उपनिषद आएंगे। ये है वैदिक लिटरेचर। इंपॉर्टेंट सोर्सेस क्या है? ये चार चीजें हैं। पहले संहिता आई, फिर ब्राह्मण्स आए, अरण्यक आए, और फिर उपनिषद आए। अब वैदिक ईयर की बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें कल्चर के बारे में पता लग रहा है, हमारे वेद पुराणों के बारे में पता लग रहा है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने संहिता लिखा है। ब्राह्मण्स को ब्राह्मण्स बोलेंगे, अरण्यक को अरण्यक बोलेंगे, उपनिषद को उपनिषद बोलेंगे।
बहुत अच्छी बात हिस्ट्री की ये है कि आप दोनों लैंग्वेजेस में देखें कुछ कुछ चीज़ें ही चेंजेस होंगी। जैसे हम एरा है, ये इंग्लिश में हो गया, वैदिक कल्चर बोल देते हैं या पोस्ट वैदिक। पोस्ट वैदिक मतलब उत्तर वैदिक, ठीक है। ऋग्वेद ऋग्वेद ही रहेगा। तो ये कुछ सोर्सेज हैं इस वैदिक कल्चर के, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए इस चीज का। आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं, हमने सोर्सेज की बात करी तो सबसे पहला सोर्स आया लिटरेचर सोर्सेज। इसके बाद में ये देखा कि इनिशियली मतलब शुरुआती तौर पे क्या माना गया कि जो सारी होल मतलब सारी वैदिक लिटरेचर्स को वेद माना गया था। उसके बाद में पर प्रेजेंट टाइम पे ओनली जो संहिता थी उसे ही वेद माना गया है। तो ये हमारा क्या था, इसमें डिफरेंस है कि स्टार्टिंग में क्या माना गया और बाद में क्या माना गया। तो ये चीज आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा और आगे आप इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, चार वेद पढ़ने से पहले मैं एक बार बता देती हूँ, चार वेद होते हैं। नॉर्मल इन्फॉर्मेशन अभी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बैचलर्स मास्टर्स और जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर डिटेल स्टडी आएगी तो ये चीज़ आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चार वेद है, आपको हमेशा सीरियल वाइज लर्न होने चाहिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इसके उपवेद भी होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं, अरण्यक भी होते हैं, उपनिषद भी होते हैं और इनके पुरोहित भी थे। इन्होंने जो चार वेद लिखे इनकी ये चीजें भी हैं। इससे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको वेद पढ़ाऊंगी, इनमें जो चार वेद हैं उनकी डिटेल पढ़ाऊंगी। तो पहले हम ये कर लेते हैं, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। इसके ब्राह्मण कौन है, ऐतरेय और कौशिकी। अरण्यक भी सेम है, उपनिषद भी सेम है। आपके लर्न करने के लिए बहुत इजी है ये चीज कि इसके ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद तीनों सेम है। पुरोहित प्रोक्त थे। अब यजुर्वेद में कौन है, धनुर्वेद कृष्ण और शुक्ल दो पार्ट में डिवाइडेड था। इसपे ब्राह्मण ऐतरेय और शतपथ। अरण्यक में तैतरेय ये सेम है इसका, और इसमें बृहदारण्यक, इसमें तैतरेय, मैत्रायणी, कंठ, श्वेतेश्वर और इसमें बृहदारण्यक और ईर्षा। इसमें सेम पुरोहित थे, आधर्वर्यु। अब आता है सामवेद। सामवेद में गंधर्व वेद भी इसका उपवेद है। ब्राह्मण पंचविश, षष्ठविश और जैमिनी। अरण्यक जैमिनी, छंदोगाय, उपनिषद जैमिनी, छंदोगाय, इसका ये सेम है और पुरोहित उद्गाता थे। अथर्ववेद में इसे शिल्प वेद इसका उपवेद है। गौथक ब्राह्मण है इसके, और इसका कोई भी अरण्यक नहीं है। क्वेश्चन ये उठता है कि इसका अरण्यक क्या है। ज्यादातर एग्जाम में आप ये देखते होंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर में देखते होंगे, फर्स्ट ग्रेड में देखते होंगे, पीजीटी में देखते होंगे, केवीएस में भी आप देखते होंगे कि अरण्यक पूछ लेते हैं कई बार अथर्ववेद का। इसका कोई भी अरण्यक नहीं है। उपनिषद मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न, गलत गलत काम करने के बाद प्रश्न पूछ लेते हैं क्योंकि अथर्ववेद में सारे जादू टोने हैं, है ना। पुरोहित ब्रह्मा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरिंग लगा होगा कि मैं रीड कर रही हूँ ऐसे, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप इसे रट लीजिए, घोट लीजिए, कैसे भी रट लीजिए इसको, और ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पहला वेद पढ़ेंगे, ऋग्वेद। चार वेदों में से सबसे पुराना, सबसे इंपॉर्टेंट ऋग्वेद है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें थी, इसमें कलेक्शन था मंत्रास का, और ये किसको प्रे करते थे, भगवान को प्रे करते थे। तो प्रेयर्स है, किसको ऑफर कर रहे हैं, अग्नि को कर रहे हैं, इंद्र को कर रहे हैं, वरुण को कर रहे हैं, और जो भी अदर देवतास थे उनको प्रेयर कर रहे हैं। इसका कलेक्शन और इसकी प्रेयर्स ऋग्वेद के अंदर है। सबसे पुराना वेद है। अब ये 1500 से 1000 बीसी में बना था। और इसमें क्या है, ऋग्वेद के अंदर क्या क्या चीजें हैं, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,600 मंत्र है ऋग्वेद के अंदर। अब मंडल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मंडल की बात आई है तो मंडल का मतलब होता है चैप्टर्स। चैप्टर्स है, चैप्टर 2 से 7 तक इसे फैमिली मंडल बोलते हैं, फैमिली मंडल बोलते हैं। सेकंड है गृह समर्थ, थर्ड विश्वामित्र, फोर्थ वामदेव, फिफ्थ अत्रि, सिक्स्थ भारद्वाज और सेवेंथ वशिष्ठ। और ये ऋषि भी हैं, है ना, ये नोन एज अ ऋषिज। अब जो कई मंत्र है ऋग्वेद के वो विमेन ने भी बनाए थे, महिलाओं ने भी बनाए थे।
तो सबसे बुद्धिमान महिला और कई विमेन के नेम है घोषा है, सकिता है, अपाला है, लोपामुद्रा है और काक्षवृत्ति है। ये कुछ फीमेल्स ने भी मंत्रों में हेल्प की थी। तो ये फैमिली मंत्र, ये इंपॉर्टेंट ऋषिज के नाम है, कुछ विमेन हैं, विदुषी महिलाओं के नाम है। अब थर्ड मंत्र, जो थर्ड मंडल है उसके अंदर, या सॉरी थर्ड मंडल के अंदर क्या है, गायत्री मंत्र है। प्रॉब्लम ये है, आपको हिंदी में कोई वर्ड्स ऊपर नीचे हो तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। मैं ट्राई कर रही हूँ हिंदी का जितना अच्छा होता है उतना करेंगे। थर्ड मंडल है, गायत्री मंत्र में है। गायत्री मंत्र पे क्वेश्चन आ जाता है कि किसके अंदर है, तो आप ये लर्न रखना। अब मंत्रास है ना, किसको डेडिकेटेड किए जाते थे, सावित्री या सूर्य को किए जाते थे। उनके वे होते थे सेवेंथ मंडल। सेवेंथ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किस मंडल में क्या है इंपॉर्टेंट चीज, है ना। तो सेवेंथ मंडल में क्या है, बैटल है। किस रिवर पे लड़ी गई थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात। पीजीटी या आप असिस्टेंट प्रोफेसर या ये चीज दे रहे हैं, या आरआईएस भी दे रहे हैं, परूशनी नदी। परूशनी एंशिएंट नेम है इन नदियों के, और इसमें क्या है, परूशनी नदी रावी नदी है आज प्रेजेंट की। इस पे बैटल लड़ी गई थी, भरत वर्सेस 10 चीफ थे उनके बीच में, और इसे दशराग्य युद्ध या बैटल ऑफ 10 किंग्स भी बोला जाता है ना। अब आगे हम ये देखेंगे कि इस बैटल में क्या सीन है, या दशराग्य युद्ध में क्या हुआ था, अब वो राजा कौन थे, और ये किसके अंदर आता है, मैं फिर से बोल रही हूँ, सेवेंथ मंडल के अंदर आता है। जनरली क्वेश्चन आता है दशराग्य युद्ध किस मंडल में आता है, कौन सी रिवर पे लड़ा गया। अब ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये जो युद्ध चल रहा था, भरत और जो 10 चीफ थे या 10 किंग्स थे, जो भरत था, किंग था सुदास, और जो ये 10 किंग थे, 5 थे आर्य और 5 थे अनार्य, मतलब 5 आर्य थे और 5 नॉन आर्यंस थे। सुदास था, त्रिस्व वंश का था। अब इसमें 5 आर्य कौन थे, अनु, यदु, द्रहु, तुर्वश, पुरु, ठीक है। 5 अनार्य थे, शिव, भलानस, अलीन, पग, विषाणव। अब इसमें क्या देखा गया, इस युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, 5 थे 5 अनार्य। अगर यूजीसी नेट या आपके बड़े एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो ये चीज भी पूछी जा सकती है, ठीक है। अब ये है कि पुरोहित कौन थे, इसमें यहाँ पे पुरोहित थे भरत के, इसमें पुरोहित वशिष्ठ थे, वहां पे पुरोहित थे विश्वामित्र, है ना। अब ये देखेंगे कि विक्ट्री किसकी हुई थी। अब इसमें सुदास की विक्ट्री हुई थी, भरत की हुई थी, इसी के नाम पे भारत नाम रखा गया। ये आपको मैंने है ना एक क्लास दी थी, उसमें भी बताया था। अब ये क्या हुआ, रावी रिवर के आसपास ये रिवर लड़ा गया, परूशनी रिवर थी, इसी पे 5 आर्य को पंचजन्य बोला गया है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये बात हुई थी अब दशराग्य युद्ध की। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इसमें कुछ चीजें हैं, आप ये सुदास ही रखिएगा याद। यूजीसी नेट या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, पीजीटी का है, 5 आर्य अनार्यों के नाम, पुरोहित कौन थे, ये नाम। अब जो नाइन्थ मंडल है, नाइन्थ मंडल के अंदर क्या था, सोमरस। सोमरस सबका फेवरेट है, आधे तो मेल्स की चेहरों पे खुशी आ जाती है कि सोमरस क्यों जरूरी है। ए टाइप ऑफ अल्कोहल होता था जो आप पीते हैं तो आपको मजे आ जाते हैं, वैसे ही सोमरस था जो 9th मंडल में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और ये मिलता कहाँ था ये भी बताया है, सोमरस मुंजवत पर्वतमाला पे, मतलब मुंजवत पर्वत श्रेणी पे मिला है, ये बताया गया है। 9th मंडल के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन है। 4th मंडल के अंदर एग्रीकल्चर प्रोसेस के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब आता है 10th मंडल। 10th मंडल इंपॉर्टेंट है, इसके 10th मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर क्या है, शूद्र का पहली बार डिस्क्राइब किया गया है, फर्स्ट टाइम पे डिस्क्राइब हुआ है पुरुष सूक्त का। इसमें वर्ण व्यवस्था, वर्णा सिस्टम के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है 10th मंडल के अंदर। 9th क्यों इंपॉर्टेंट है, 9th इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोमरस के बारे में बताया गया है, ये इसलिए है। 4th मंडल एग्रीकल्चर प्रोसेस के बारे में बता रहा है। तो ये था हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से पार्ट या कौन सा मंडल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पार्ट से या मंडल से पूछे जाते हैं, या इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको एक साथ करके बता दी है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दूसरा
वेद पढ़ेंगे। तो ये है हमारा ऋग्वेद, और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यजुर्वेद। अब हम दूसरा वेद पढ़ेंगे यजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद। हमेशा वेद नंबर वाइज और सीरियल वाइज ही लर्न करना, है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यजुर्वेद है सेकंड। इसमें क्या बताया गया है, इसमें यज्ञ करने के मेथड्स बताए गए हैं, डिस्क्राइब किए गए हैं। अब इसके यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद जो लिखा गया ना, वो गद्य और पद्य दोनों में है, प्रोज, और इसमें भी लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद को वात्स्यायनी संहिता भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट। कौन सा ऐसा वेद है जो दोनों में लिखा गया है, गद्य और पद में? कृष्ण यजुर्वेद लिखाया गया है। शुक्ल यजुर्वेद को क्या बोलते हैं? वात्स्यायनी संहिता। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें सेकंड वाले में ये चीज इंपॉर्टेंट थी। अब थर्ड आता है सामवेद। सामवेद म्यूजिक के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें किस तरीके से, है ना, हाई नोट्स पे गाया जाता था, ऐसे इसमें बताया गया है। ये सबसे एंशियंट लिटरेचर है म्यूजिक की इंडिया में। अब इसके बाद में क्या आता है? कृष्ण। हमारे जो भगवान कृष्ण थे उन्हें बहुत पसंद था ये वाला वेद, नाचने गाने वाला, ठीक है। अब फोर्थ आता है अथर्ववेद। लोगों को बहुत इंटरेस्ट है इस वेद के अंदर, मटेरियलिस्टिक है ये सबसे ज्यादा, और इसमें जादू, टोने, स्पेल, मैजिक, गाला जादू, ये सब चीजें इसके अंदर है। अब इसमें क्या था, इसके अदर नेम ये सब है, ये आप पढ़ लीजिएगा जब आप स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें जनरल जो हमारा पेपर होता है या एग्जाम होते हैं, तो जनरली ये पूछा जाता है, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का आया या यूजीसी नेट का है तो ये वाला पार्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। महिदेवी, अथर्वनीरस वेद, मेजस्व वेद। अब क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को बना के वेदत्रयी होता है, वेदत्रयी होता है, सॉरी, वेदत्रयी होता है। इसमें लास्ट हमारा अथर्ववेद ऐड नहीं होता। इन तीनों को वेदत्रयी बोला है। और वेद को, और ये जो हमारे वेद हैं इन्हें इम्पर्सनल भी बोला गया है, ठीक है। अब जो कंपोजर थे वेदास के, वो दृष्टा बोला गया है, जो कंपोजर है वेदास के वो दृष्टा है। अब ये हो गए हमारे 4 वेद, हमारे 4 वेद हो गए हैं, ऋग्वेद, सेकंड यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? अब हम आगे पढ़ेंगे ब्राह्मण्स, आरण्यक। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्राह्मण। ब्राह्मण में ये बताया, अब ब्राह्मण की बात आती है कि कितने तरह के यज्ञ होते थे, टाइप ऑफ यजनास है, फुल ऑफ रिचुअलिस्टिक फॉर्मूले हैं कि रिचुअल्स कैसे किए जाने चाहिए, कैसे कैसे विधियां हैं, ये सब ब्राह्मण के अंदर है। अब इसमें एक्सप्लेन किया गया है सोशल और रिलीजियस मीनिंग, मतलब रिचुअल्स करने के लिए सोशल और रिलीजियस के लिए आपके लिए कैसे जरूरी है, कैसे नहीं है, ये सब ब्राह्मण में बताए गए हैं। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें सब चीजों के मीनिंग पता होने चाहिए। अब इसके बीच में जो जो इंपॉर्टेंट आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। अरण्यक का मतलब क्या होता है? अरण्यक का वैसे मतलब होता है फॉरेस्ट। अब अरण्यक में क्या है, एक ऐसी टेक्स्ट है जो कहाँ पे लिखी गई है, रिटन इन द फॉरेस्ट, मतलब वन के अंदर लिखी गई है। अरण्यक का ये है, ये मिस्टेरियस और फिलोसफिकल नॉलेज देती है आपको, ये अरण्यक है। अब नेक्स्ट बात ये आती है उपनिषद। उपनिषद 108 है, आप इस चीज को रट लीजिएगा। अब ये लास्ट पार्ट है वैदिक लिटरेचर का। मैंने स्टार्टिंग में बोला था वैदिक लिटरेचर्स में उपनिषद लास्ट पार्ट है, और देयरफॉर नोन एज वेदांत, इसे वेदांत भी बोलते हैं। अब इसमें आता है फिलोसफिकल नॉलेज, सेम अरण्य की तरह भी हमें फिलोसफिकल नॉलेज मिलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना, गुरु के समीप बैठ के आपको नॉलेज लेना, शांति से बैठना, और वो जो क्या समझा रहे हैं या जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो वो उपनिषद बोला गया है कि उपनिषद का मतलब क्या होता है, कि ये होता है कि गुरु के समीप बैठिए और जो वो बता रहे हैं वो ज्ञान लीजिए आप, है ना, अच्छे से बैठिए और निष्ठापूर्वक बैठिए। ऐसे नहीं कि टाइम पास करने के लिए आप बैठ रहे हैं, तो ये नहीं है, ठीक है। अब इसमें यह है कि मिथ को डिस्क्राइब किया गया है उपनिषद के अंदर, कंठ उपनिषद। अब इसका एक पार्ट है कंठ उपनिषद, इसमें ये डिस्क्राइब है, यम नचिकेता संवाद को डिस्क्राइब किया गया है। एग्जाम में जब आते हैं कि किसमें क्या डिस्क्राइब है, तो ये इसके लिए फेमस है। बृहदारण्यक में है गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद। किसके कोर्ट में हुआ था? ये जनक के कोर्ट में हुआ था। जब ये संवाद हुआ था तो याज्ञवल्क्य संवाद में ये बोला गया था गार्गी को कि इतना मत बोल कि तेरी गर्दन काट दी जाए। ये वाला बहुत फेमस है, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगी,
तो ये गार्गी को बोला गया था, क्योंकि वो विदुषी महिला भी है। मैंने यहाँ पे एक पार्ट में लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, गार्गी का नाम आया था। तो ये बोला संवाद है। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते का है डिस्क्रिप्शन, ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही बता रही हूँ, बहुत सारी आपको कहानी नहीं सुना रही, जो एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आते हैं वो सब बता रही हूँ। तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में है। और मुंडक उपनिषद में एक चीज और बोली गई है, रिचुअल्स आर ब्रोकन बोट। जो रिचुअल्स है ना वो हमारी टूटी हुई नाव के समान है। तो ये किसके लिए बोला गया है? मुंडक उपनिषद में बोला गया है। अब हम नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे? वेदांग पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वेदांग। वेदांग क्या होता है? वेदांग इसलिए बनाए गए थे, जो वैदिक लिटरेचर्स थी ना उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ये वैदिक लिटरेचर का पार्ट नहीं है। और इसमें 6 तरह के वेदांग थे। पहला था शिक्षा। अब ये क्या है? कैसे वर्ड को प्रोनाउंस किया जाए, इसके लिए शिक्षा पहला वेदांग है। दूसरा था कल्प। ये सूत्र लिटरेचर इसके अंदर क्रिएट हुई थी। दूसरी बात ये है शिल्प सूत्र, सबसे एंशियंट बुक है मैथमेटिक्स की इंडिया की, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। फिर आया निरुक्त, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ओरिजिन हुआ था इसके अंदर। कंपोज किसने की थी? यास्क ने की थी। और इसमें क्या है, इसे इसलिए कंपोज किया जा सकता था क्योंकि इसमें ये जाना था कि अंडरस्टैंड करना है निघट्टू को। निघट्टू क्या है कि जो हमारे वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ टफ वर्ड्स, मतलब जो हमारे वर्ड बहुत ज़्यादा टफ थे, इसके लिए निरुक्त बनाई गई थी। फिर इसके बाद में छंद वेदांग है, ज्योतिष है और व्याकरण है। ज्योतिष आजकल बहुत, एस्ट्रोलॉजी बहुत फेमस हो गई है, वही वाली ज्योतिष। तो ज्योतिष है, फिर व्याकरण है। व्याकरण की सबसे एंशियंट बुक लिखी थी अष्टाध्यायी पाणिनि ने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये शुल्प सूत्र। और ये क्या होता है, आपके यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्याकरण की सबसे एंशियंट बुक है पतंजलि पाणिनि की अष्टाध्यायी। फिर अदर बुक इसी लिए बेस्ड लिखी गई, पतंजलि ने महाभाष्य। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पुराण। कितने थे? 18 थे। इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है एंशियंट डायनेस्टीज की। अब ये है मत्स्य पुराण के अंदर सातवाहन क्लेन का मिल रहा है इंफॉर्मेशन। विष्णु पुराण के अंदर मौर्य और वायु में गुप्ता क्लैन का इंफॉर्मेशन मिल रहा है। पहले ही बोल रही हूँ डायनेस्टीज की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये 3 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे आता है दुर्गा सप्तशती। इसके किसका पार्ट है? ये मार्कंडे पुराण का पार्ट है ये, है ना। पुराण किसने क्रिएट किए थे? लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने क्रिएट किए थे पुराण की। इतनी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्मृतिज क्या होती है, स्मृति ग्रंथ क्या होते हैं, या धर्मशास्त्र क्या होते हैं। हम क्योंकि वैदिक लिटरेचर्स पढ़ रहे हैं, पर उस टाइम पे और चीज़ें भी बहुत सारी आई थी, इसलिए हम ये चीज़ें भी पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वैदिक एरा। वैदिक एरा में जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन है, उसकी पॉलिटिकल लाइफ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, रिलीजन है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ आज का वीडियो बनाने का मेरा ये एम था कि आज मैं सिर्फ आपको सोर्सेज बता दूं कि वैदिक पीरियड को जानने के सोर्सेज क्या क्या थे। तो स्मृति धर्मशास्त्र क्या है? हिंदू लॉ की, रिलीजन की इंफॉर्मेशन देता है। ये हिंदू लॉज ऑफ हिंदू रिलीजन है, इसकी इंफॉर्मेशन है। जैसे सबसे फेमस है मनुस्मृति का नाम सबको पता है, तो ये ही स्मृति ग्रंथ है। मनुस्मृति कंपोज हुई थी शुंग एरा के टाइम पे, शुंग वंश के टाइम पे कंपोज हुई थी। सेकंड है याज्ञवल्क्य स्मृति, सेकंड इंपॉर्टेंट स्मृति ग्रंथ है। अब इसमें कमेंट्री किस किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने, विश्वरूप ने और अपार्क ने, ठीक है। थर्ड है कात्यायन। कात्यायन स्मृति इकोनॉमिक लॉ की बात करता है ना। फोर्थ नारद फ्रीडम ऑफ स्लेव की बात करते हैं। पांचवा है वारस्पति, सिक्स्थ है पाराशर और फिर है देवल स्मृति। ये कुछ स्मृति ग्रंथ है। अब मनुस्मृति जब कंपोज हुई थी, इस टाइम पे भी कुछ लोगों ने टीकाएं लिखी थी। मेघातिथि ने लिखी थी, भारुचि ने लिखी थी, कुल्लक ने लिखी थी और गोविंद राज ने लिखी थी। इसकी जो टीकाएं लिखी गई है इसे टीका बोलते हैं, ठीक है। और इनकी भी टीकाएं हैं। आपके लिए जो जितना हो सकता था मैंने उतनी इन्फॉर्मेशन छोटे वीडियो में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है। आप इस चीज का सबसे पहले एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में हम वैदिक एरा की बात करेंगे इसका, और वैदिक एरा का अलग से वीडियो बनाएंगे और एक पोस्ट वैदिक का अलग से वीडियो बनाएंगे। मैंने जितना ट्राई हो सकता था उतना किया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू।